हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाज़विट के युद्ध पे क्या विचार थे उनके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो क्लाज़विट का जन्म हुआ था प्रसा में, जिसे हम वर्तमान समय में जर्मनी के नाम से हैं। जो उनके लेख थे, क्लाज़विट के जो लेख थे, उनको उनकी पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाया था वॉर्म क्रेग यानी ऑन वॉर के नाम से, जो कि 8 खंडों में विभाजित है। उसके बाद जो क्लाज़विट थे, कार्ल वॉन क्लाज़विट इनका पूरा नाम था। तो कार्ल वॉन क्लाज़विट ने अपने विचार युद्ध पे दिए। उन्होंने बताया कि युद्ध जो है वो दो राष्ट्रों के मध्य जो द्वंद्व है उसको हम युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। और एक तो ये नेपोलियन के युग के थे, यानी नेपोलियन के समकालीन थे। तो नेपोलियन की जो भी युद्ध कला थी और फ्रांसीसी क्रांति थी, यूरोपीय क्रांति थी, उससे इनके विचारों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। हुआ क्या था कि इनके सैन्य विचार और जो भी इनकी व्यक्तिगत विचार थे, जो भी इनके व्यक्तिगत जीवन था, उन सभी पे ही इनकी ये नेपोलियन की युद्ध कला और फ्रांसीसी क्रांति, यूरोपीय क्रांति का प्रभाव पड़ा था। उसके बाद इन्होंने युद्ध को तो दो राष्ट्रों के मध्य द्वंद्व बताया है, और इन्होंने ये भी कहा कि युद्ध कब होता है, जब दो राष्ट्रों के हित आपस में टकराते हैं। जब उनके हित आपस में टकराते हैं तो फिर वो युद्ध करते हैं, अपने हितों की प्राप्ति के लिए वो युद्ध करते हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध जो है वो हिंसात्मक कार्यवाही होती है। हिंसात्मक कार्यवाही का मतलब है कि युद्ध युद्ध में वो अधिकतम हिंसा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ रक्तपात नहीं होता, जहाँ हिंसा नहीं होती है, वहाँ तो उसको हम युद्ध का नाम दे ही नहीं सकते हैं। वो ऐसे सेनापतियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं जिन्होंने बिना ही रक्तपात के और युद्ध में विजय प्राप्त की हो। वो मैकियावेली की तरह ही वो भी युद्ध और राजनीति में बताते हैं कि बहुत घनिष्ठ, बहुत ही गहरा संबंध है। वो कहते हैं कि युद्ध और राजनीति में बहुत ही गहरा संबंध है, और उस संबंध को बताते हुए उनका कथन है कि युद्ध और कुछ नहीं वरन राष्ट्र नीतियों को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन है। वो कहते हैं कि सारे साधन जब विफल हो जाते हैं तो जो आखिरी साधन बचता है राष्ट्र नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, वो युद्ध है। यानी अपने हित को प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्र होते हैं वो अपने हित को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते हैं। उन्होंने माइकियावेली की तरह ही समग्र युद्ध के समर्थक रहे हैं वो भी, और सीमित युद्ध का विरोध करते हैं। और सीमित युद्ध का विरोध करने के साथ साथ वो युद्ध में अधिकतम हिंसा को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने युद्ध के दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों पे चर्चा की है, लेकिन जो दार्शनिक पक्ष है उनका वो थोड़ा उसका पलड़ा भारी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक सेनापति होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक विचारक भी थे। उन्होंने युद्ध के स्वरूपों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि युद्ध के दो स्वरूप होते हैं। हमारा ये आदर्श स्वरूप होता है और दूसरा है वास्तविक स्वरूप। आदर्श स्वरूप युद्ध का वह स्वरूप बताते हैं जो कि जहाँ पे जो भी राष्ट्र के हित होते हैं वो सभी दांव पे लगे होते हैं। जब राष्ट्र का संपूर्ण हित दांव पे लगा होगा तो राष्ट्र की जो भी सेना होगी, जो भी सैनिक होंगे और जो भी राष्ट्र के लोग होंगे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागरूक होगी। और इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे संपूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। संपूर्ण युद्ध हमें वहाँ देखने को मिलेगा, अति हिंसा देखने को मिलेगी, जिसकी बात क्लाज़विट ने की है। आगे वो बताते हैं कि युद्ध कभी भी अपना आदर्श स्वरूप तो प्राप्त नहीं कर सकता है। वो कहते हैं, ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप है युद्ध का, उसको क्रियान्वित कौन करता है? उसको राजनीति क्रियान्वित करती है। मतलब राजनीति ही डिसाइड करती है कि युद्ध के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, युद्ध कब होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, ये सारी चीज़ डिसाइड कौन करता है? राजनीति डिसाइड करती है। तो ऐसा कहने के साथ साथ उनका कहना है कि युद्ध कभी भी अपना आदर्श स्वरूप धारण नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि युद्ध का
युद्ध को वही अनुभव कर सकता है जिसने वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध भूमि में उसको देखा हो, अनुभव किया हो। ऐसे घर बैठे हम युद्ध का अनुभव नहीं कर सकते हैं, या फिर सोच कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि और युद्ध का अनुभव कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा उनका मानना है कि युद्ध भूमि में ही प्रत्यक्ष रूप से जिस इंसान ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध को देखा होगा वही युद्ध को अनुभव कर सकता है। क्लाज़विट आगे बताते हैं, उन्होंने युद्ध के जो वास्तविक स्वरूप हैं उसके ढांचे को निर्मित करने वाले तत्वों की भी बात की है। तो उसमें से पहला तत्व उन्होंने बताया है कि संयोग मतलब चांस। वो कहते हैं कि संयोग युद्ध का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम हारते हारते हो सकता है इस तत्व की वजह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, झेलम का जो संग्राम था उसमें सिकंदर महान और राजा पोरस के मध्य हुआ था ये संग्राम। इसमें राजा पोरस की जो विजय का कारण था वो संयोग नामक तत्व। उस झेलम के संग्राम में हम देखेंगे कि एक तरफ थे राजा पोरस और दूसरी तरफ सिकंदर महान, इन दोनों के मध्य ये संग्राम हुआ था। उसमें राजा पोरस और सिकंदर महान जो थे उनकी विजय का कारण ये संयोग तत्व ही था। ऐसा इसलिए कहा क्लाज़विट ने क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पे हो गया था। कीचड़ होने की वजह से जो राजा पोरस के रथ थे वो कीचड़ में फंस गए थे और इसी का लाभ उठाते हुए सिकंदर महान ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसीलिए क्लाज़विट संयोग को युद्ध में एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। दूसरा तत्व है खतरा। उनका मानना है कि युद्ध में हमेशा खतरे की स्थिति उत्पन्न रहती है। युद्ध में हम कह सकते हैं कि हमेशा खतरा बना रहता है, चाहे युद्ध जब से शुरू होता है और जब तक खत्म होता है तब तक युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तीसरा तत्व है शारीरिक। नेपोलियन का भी कहना था कि सेना पेट के बल चलती है। अगर सैनिकों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होगा, उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होगा, काफ़ी समय तक मीलों उनको चलना पड़ता है और काफ़ी समय तक बिना खाए पिए उनको युद्ध करना पड़ता है, तो इसकी वजह से सैनिक जो होते हैं वो थक जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सेना अगर हमारी थकी हुई होगी और पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होगा उसके पास, तो उसे हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो हमारी शत्रु सेना है, अगर हम उसको शारीरिक रूप से थका देते हैं तो उस पर विजय प्राप्त करना, उसे पराजित करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चौथा तत्व बताते हैं वो घर्षण। घर्षण का अर्थ है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसकी अलग अलग विचार होंगे, तो जो सेनापति होगा वो युद्ध का निर्धारण अपने अनुसार करेगा। उसके बाद उसके निरीक्षक होंगे, वो उनके पास जब तक इन्फॉर्मेशन आएगी जो भी युद्ध के कैसे उसको क्रियान्वित करना है, वो अपने अनुसार उसको क्रियान्वित करने लगेंगे। क्लाज़विट ने युद्ध में अनिश्चितता और सूचनाओं की भी बात की है। उनके अनुसार युद्ध में पहले से जो हम स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो युद्ध में। तो उनका कहना है कि युद्ध में जो भी हम स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं पहले से, तो निश्चित नहीं है कि वहाँ पे युद्ध जो है वो कोहरे का क्षेत्र होता है। उनके अनुसार युद्ध जो है, हमारे युद्ध का जो क्षेत्र है वो कोहरे का क्षेत्र होता है। वहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। उन्होंने युद्ध में सूचनाओं को भी महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि युद्ध में जो सूचनाएं होती हैं, अगर सही सूचना नहीं मिलती है हमें, तो इससे क्या होगा कि हम जो युद्ध जीतने वाले थे, जो युद्ध हम विजयी होने वाले थे जिस युद्ध में, उसमें हो सकता है कि हम हार जाएं। तो ये 5 तत्व थे जिनको इन युद्ध के ढांचे को निर्मित करने के लिए क्लाज़विट ने महत्वपूर्ण बताया है। उसके बाद आते हैं, क्लाज़विट ने इतनी हिंसा की बात की, उन्होंने समग्र युद्ध की बात की है, लेकिन फिर भी वो रक्षात्मक स्ट्रेटजी को अपनाने की बात करते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो उनका मानना है कि जो चीज़ें हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, जो वस्तु हमारे पास पहले से है, उसकी रक्षा करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है एज़ कंपैरिजन टू उसे पाने की, क्योंकि उसको पाने के लिए हमें ज़्यादा सैन्य शक्ति की ज़रूरत पड़ती है
और उसकी रक्षा करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। और रक्षात्मक स्ट्रैटेजी अपनाने का ये मतलब नहीं है कि हम किलेबंदी कर लें और फिर युद्ध करें ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम रक्षात्मक स्ट्रैटेजी अपनाने से ये लाभ होंगे कि हमें पर्याप्त समय मिले करने के लिए, और समय मिलने के साथ साथ ही क्या होगा, हमें वहाँ पे जो भी जलवायु है हमारे क्षेत्र की, उससे हम भली भांति परिचित होंगे, तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा। तो उनका मानना था कि हमें किलेबंदी नहीं करनी है, हमें इससे पर्याप्त समय मिल जाएगा और इससे हमारी विजय होने में आसानी होगी। हम उसके बाद आक्रमण करेंगे तो फिर हम विजयी हो सकते हैं। तो ये था पूरा कि क्लाउज़विट के युद्ध पे क्या विचार थे, उसकी एक शॉर्ट समरी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।